प्रिय छात्र छात्राओं, आज की कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय अनुवाद के बारे में चर्चा करेंगे। अपनी मातृभाषा को छोड़कर किसी भी अन्य भाषा को सीखने के लिए अनुवाद का बड़ा महत्व होता है, क्योंकि हम किसी भी विषय के बारे में अपनी मातृभाषा में ही सोचते हैं और अपने मन की बातों को आवश्यकता अनुसार दूसरी भाषा में प्रकाश करते हैं। व्याकरण की दृष्टि से चर्चा करने पर देखा जाता है कि प्रत्येक भाषा में वाक्य संरचना के कुछ विशेष नियम होते हैं। इन नियमों को समझे बिना उन भाषाओं को सीखना असंभव होता है। उसके अलावा परीक्षा की दृष्टि से तृतीय भाषा हिंदी में अनुवाद से 10 अंक के प्रश्न आते हैं। इसलिए हम उड़िया वाक्यों का हिंदी में अनुवाद करने के कुछ विशेष नियमों के विषय में चर्चा करेंगे। इस चित्र में हिंदी वाक्य संरचना देखिए। हिंदी के वाक्य कर्ता जोड़ कर्म जोड़ क्रिया के रूप में आते हैं। हिंदी वाक्यों में क्रिया कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार बनती है। हिंदी भाषा में अपूर्ण भूतकालीन वाक्य को छोड़कर अन्य सभी भूतकाल के वाक्यों में कर्ता के साथ ने का प्रयोग होता है और ऐसा होने पर क्रिया कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार न बनकर कर्म के लिंग और वचन के अनुसार बनती है। इसलिए शुद्ध हिंदी लिखने के लिए संज्ञा शब्दों के लिंग और वचन का ज्ञान जरूरी हो जाता है। वाक्य में आए पदों के आपसी संबंध, जिसे कारक कहते हैं, उसको दिखाने के लिए उनके चिन्ह, जिसे विभक्ति कहते हैं, परसर्ग भी कहते हैं, उस पर विशेष ध्यान रखा जाता है, जिस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। विशेषण पद का रूप संज्ञा के लिंग और वचन के अनुसार बनता है। आइए हम उड़िया और हिंदी के कुछ वाक्यों की तुलना देखते हैं। पहला उदाहरण है बालक लेखे। इसे हिंदी में अगर अनुवाद करेंगे तो यह होगा बालक लिखता है। दूसरा उदाहरण देखिए, बालिका लेखे। इसे हिंदी में अनुवाद करने पर यह बालिका लिखती है। यहाँ उड़िया में क्रिया पर कर्ता के लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन हिंदी में क्रिया कर्ता के लिंग और वचन अनुसार बनी है। इस चित्र को देखिए। पहला उदाहरण है मांकोड़ो नाचूछी। इसे हिंदी में अनुवाद करने पर बंदर नाच रहा है। दूसरा उदाहरण देखिए, मयूरी नाचूछी। इसे हिंदी में अनुवाद करने पर मोरनी नाच रही है। उड़िया के दोनों वाक्यों में एक ही क्रिया का प्रयोग किया गया है, वह है नाचूछी। परंतु हिंदी में बंदर पुल्लिंग है, इसलिए क्रिया नाच रहा है, बंदर नाच रहा है। और मोरनी स्त्रीलिंग शब्द है, एक वचन में है, इसलिए क्रिया है नाच रही है, मोरनी नाच रही है। अर्थात यहाँ भी उड़िया में क्रिया और कर्ता का कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन हिंदी में क्रिया कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार बनी है। इस उदाहरण को देखिए। रमेश आंबो खाइला। हिंदी में रमेश ने आम खाया। दूसरा उदाहरण देखिए, रमेश जिलापी खाइला।
रमेश ने जलेबी खाई। ये दोनों वाक्य सकर्मक हैं और भूतकाल में है, इसलिए कर्ता के साथ ने जुड़ा है और क्रिया कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार बनी है। इस उदाहरण को देखिए, गोविंद गला, हिंदी में गोविंद गया। दूसरा उदाहरण देखिए, रमेश बही पढ़िला, हिंदी में रमेश ने किताब पढ़ी। यहाँ पहला वाक्य अकर्मक है, इसलिए कर्ता के साथ ने का प्रयोग नहीं हुआ है, लेकिन दूसरा वाक्य सकर्मक होने के कारण कर्ता के साथ ने जुड़ा है, इसलिए क्रिया कर्म के लिंग और वचन के अनुसार बनी है। इस उदाहरण को देखिए, मोहन जाइथिला, हिंदी में मोहन गया था। दूसरा उदाहरण देखिए, मोहिनी जाइथिला, हिंदी में मोहिनी गई थी। यहाँ क्रिया अकर्मक होने के कारण कर्ता के साथ ने का प्रयोग नहीं हुआ है। इस उदाहरण को देखिए, रामो पढ़िबो, हिंदी में राम पढ़ेगा। दूसरा उदाहरण देखिए, मीता पढ़िबो, हिंदी में अनुवाद करने पर मीता पढ़ेगी। ये दोनों वाक्य भविष्यत काल में होने के कारण कर्ता के साथ ने नहीं जुड़ा है। इस उदाहरण को देखिए, एठारे गोटिए बड़ पोखरी अच्छी, हिंदी में अनुवाद करने पर यहाँ एक बड़ा तालाब है। दूसरा उदाहरण देखिए, एठारे गोटिए बड़ नदी अच्छी, यहाँ एक बड़ी नदी है। तालाब एक पुल्लिंग संज्ञा शब्द है, इसलिए बड़ा तालाब, और नदी एक स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द है, इसलिए बड़ी नदी। यहाँ संज्ञा शब्द तालाब और नदी के लिंग और वचन के अनुसार विशेषण का रूप बना है। प्यारे बच्चों, अनुवाद के इन्हीं सभी नियमों को आधार मानकर आप उड़िया से हिंदी में वाक्यों को अनुवाद करें। प्रिय छात्र छात्राओं, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।